हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है इस कक्षा में। इस वीडियो में जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और उसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इससे पिछली वीडियोस के थ्रू ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। विशेषकर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स को हमने थ्रू मैप, थ्रू वीडियो एनिमेशन हमने एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर जान लिया था। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे जो है ओशियन लाइफ में क्या क्या स्पीसीज हैं और ओशियन से संबंधित क्या क्या डिजास्टर भी जो है और जो है क्रिएट हो जाती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ओशियंस की स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है डिजास्टर्स रिगार्डिंग ओशियंस वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो है इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। हम जो है बिल्कुल क्लियर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा थोड़ा जो है हर वीडियो में टाइम लग रहा है, लेकिन यदि हम इन वीडियोस को पूरी देखते हैं तो हमारे एक एक डाउट जो है सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें ताकि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, फर्स्ट वीडियो का भी और सेकंड वीडियो का भी, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो और आप जो है पूरा भरपूर फायदा ले सके। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था ओशियन के बारे में कि कौन सा ओशियन कहाँ पर दिया गया है, और इसके बाद कॉन्टिनेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। मेजर जो मतलब मेजर कॉन्टिनेंट जो हमारे 7 है। उसके बाद हमने इनकी लोकेशन भी जो है देखी थी कि कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो हम अब डायरेक्ट चलते हैं बे, गल्फ, इन सब के बारे में हमने जाना था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, कॉन्टिनेंट, ओशियन सब हमने ये पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर हम चलते हैं। ये सी भी हो गया था, बे, गल्फ, ओशियन लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने कि किस तरीके से ओशन का जो पानी जो है कितना पोर्टेबल है और कितना जो है हम पानी पीने लायक नहीं है, कंजम्पशन नहीं कर सकते, ये सब हमने देखा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंडियन ओशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ओशन की लिमिट कहाँ तक है। एज यू कैन सी इन मैप, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन दिया गया है। इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ और जो है साउथ में कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है और वेस्ट में कहाँ तक है। तो एज यू कैन सी जो है यदि हम इसको डायरेक्शन के थ्रू पढ़े तो ये देख पाएंगे कि इधर में ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और यदि वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और जो है नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पर जो है एशिया कॉन्टिनेंट दिया गया है, और यदि हम नीचे जाएं तो नीचे हमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मिलेगा। तो इन सब के जो बीच में है दैट इज इंडियन ओशियन जो है दिया गया है। आप यहाँ पर चारों डायरेक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं और मैप में भी आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से तक है, वेस्ट में अफ्रीका तक, और नॉर्थ में एशिया तक फैला हुआ है, और साउथ में जो है सदर्न कॉन्टिनेंट या फिर सदर्न कॉन्टिनेंट कहें या फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहें, यहाँ तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डोंट मिस आउट, आपकी बुक में दिया गया ये सब। एज द मैप, हमने जो पीछे मैप देखा है ऑफ ओशियंस मेक क्लियर द मेन लिमिट ऑफ द इंडियन ओशियन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। ये हमने अभी देखा ही है कि जो है यहाँ से हम देख पाएंगे कि वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। और क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशियन इन द साउथ, और जो है साउथ में इसके सदर्न ओशियन है, इसको हम अंटार्कटिका ओशियन भी कह सकते हैं। और नॉर्थ में यदि बात करें तो नॉर्थ में एशिया तक जो है ये फैला हुआ है, इसकी लिमिट है। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया, यदि हम यहाँ मैप में इंडिया की बात करें, वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन। अब हमें यहाँ पर इंडियन ओशियन के ही
छोटे छोटे पार्ट, जो मतलब जो इंडियन ओशन का एक पार्ट है, दैट इज अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखा गया है कि ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में जो है, ईस्ट में ध्यान देंगे तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट की यदि बात करें इंडिया की तो यहाँ पर ये अरेबियन सी दिया गया है। तो हम हर एक चीज को मैप के थ्रू अच्छे से समझते चलेंगे। कम टू द नेक्स्ट, ओशियंस एंड डिजास्टर्स मीन्स जो ओशियन है और उनसे संबंधित क्या कौन कौन सी डिजास्टर जो है ओशियन के अंदर आती है। डिजास्टर का मतलब होता है आपदाएं, बुरी स्थिति कुछ क्रिएट हो सकती है ओशियन के अंदर, तो उनको पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर डिजास्टर इन ओशियन, तो देखते हैं कौन कौन सी जो बड़ी जो आपदाएं आती हैं ओशियन के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आ जाते हैं। जो है कभी कभी ओशियन के अंदर कुछ ऐसे प्रेशर क्रिएट होता है कि जिससे कि वहां पर स्टॉर्म्स, बड़े बड़े तूफान आते हैं, एंड उसका जो रिजल्ट होगा फिर वो हैवी रेनफॉल का कारण बनते हैं, और वो कोस्टल जो भी एरिया होगा उनको जाकर हिट करते हैं, और वहां पर बहुत बड़ा जो है नेचुरल डैमेज होता है, या फिर जो है इसके अलावा और भी कई तरीके से जो है नुकसान होते हैं। सेकंड इज साइक्लोन। साइक्लोन जो बनते हैं जिनको बात करते हैं चक्रवात, आप लोगों ने अक्सर कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया, अरेबियन सी में साइक्लोन क्रिएट हो गया, और उसकी वजह से जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो वार्निंग जारी करता है कि इस वजह से जो है साइक्लोन क्रिएट हो गया है, सो बी अवेयर। तो थर्ड वन इज सुनामी। सुनामी भी जो है इज ए मेजर डिजास्टर जो क्रिएट होती है ओशियन में। तो इन सब तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया। ओशियन एंड डिजास्टर, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ, ये हमारी शुरू में पिक्चर आई थी लेसन के स्टार्टिंग में, इस पे बीसी की बात कीजिए। एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर यू मे हैव नोटिस्ड वाइट स्पेस अक्रॉस द ग्लोब। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसके जो अर्थ है इसके चारों तरफ आपको कहीं कहीं ऊपर जो है क्या नाम लेते हैं, आपको व्हाइट स्पेस दिखाई देगा। डिड यू गैस दैट दे आर, वे क्या है जो व्हाइट स्पेस है ओवर द ग्लोब, वो क्या है? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड। वो जो है व्हाइट कलर के जो आपको दिखाई देंगे, जो है ब्लू जो है वो ओशियन है, और ग्रे कलर में जो है वो कॉन्टिनेंट है, और इसके बाद जो व्हाइट कलर का जो आपको जितना भी लार्ज एरिया दिख रहा है दैट इज क्लाउड। सच क्लाउड ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, और इन्हीं क्लाउड की वजह से हमें जो है रेन जो है प्राप्त होती है ओवर द कॉन्टिनेंट्स में। फॉर इंस्टेंस द मॉनसून रेन वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशियन। तो ये यहाँ लिखा गया है कि जो है जो हम एवरी ईयर वी द पीपल ऑफ इंडिया जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जो रेन होती है, मॉनसून रेन होती है, वो कहाँ ओरिजिनेट होती है? वो ओशियन में ही। कौन से वाले ओशियन में? इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन है, या फिर इंडियन ओशियन, या फिर इसके अलावा अरेबियन सी है, वहां पे भी जो प्रेशर बनता है और एयर, तो उसी की रिजल्ट जो है हमें मॉनसून से जो रेन होती है वो प्राप्त होती है। जैसा कि अभी भी आप फिलहाल देख पाएंगे कि हम जो है बारिश होती रहती है रेगुलरली। विदाउट रेन ओवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर। तो ये लिखा गया कि विदाउट रेन, रेन नहीं होगी तो ऑल जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, खेती का जो काम है वो रुक जाएगा, और जो है ह्यूमन लाइफ भी सफर करेगी, क्योंकि रेन होती है तो बारिश मिलती है, बारिश से ही एग्रीकल्चर का काम चलता है, और एग्रीकल्चर जब अच्छी होती है तो ऑल लाइफ विल बी हैप्पी। तो सभी खुश होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और ह्यूमन तो सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का। तो ओशियन एंड डिजास्टर में सेकंड है, बट ओशियन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। अब ये कहता है कि मानसून तो आती ही है, रेन तो मिलती ही है,
इसके अलावा ओशियन में और भी कई बारी बड़ी डिजास्टर क्रिएट हो जाती है, राइज हो जाती है, जिनमें सबसे बड़ी बात है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, भयानक तूफान आ जाते हैं और वे जो है किसमें तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। स्टॉर्म वॉयलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, और जो तूफान आते हैं वो और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्या? एक्सट्रीम रेनफॉल का रीजन बन जाते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, जिसको हम मूसलाधार बारिश भी बोलते हैं। मूसलाधार बारिश का कारण भी कई बारी ये जो ओशन के अंदर स्टॉर्म आते हैं, ये हैवी रेनफॉल का कारण बनते हैं। और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी, हैवी विंड्स भी चलती है रेन के साथ साथ। सच एज साइक्लोन, साइक्लोन की जो चक्रवात बनते हैं वो भी ओशियन के ही अंदर बनते हैं, विच कैन बी कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड डैमेज। और जब ये हैवी रेनफॉल होती है या फिर तेज हवाएं चलती हैं या साइक्लोन जो बनते हैं ओशन के अंदर, वो डैमेज का एक कारण बनते हैं टू द कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा जो हिट करते हैं ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, वो कोस्टल रीजन को हिट करती है। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन क्रिएट हुआ और उसने ओडिशा को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, या फिर बे ऑफ जो बंगाल में साइक्लोन आया उसने बंगाल और जो है अदर पार्ट ऑफ इंडिया को जो है बहुत ही डैमेज कर दिया है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते हैं, तो ये बड़े-बड़े डैमेज का रीजन बनते हैं। साइक्लोन हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, रेनफॉल हो गए। इसके अलावा कौन सी डिजास्टर क्रिएट होती है ओशियन में? सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर। सुनामी भी जो है ओशियन के अंदर ही क्रिएट होती है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशियन। वो भी कहाँ बनती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है सुनामी की? तो वो भी ओशियन में होती है। इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव्स। और जो सुनामी होती है वो पावरफुल और बहुत ऊंची ऊंची वेव्स होती है, जनरली कोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। और जो वो लहरें बनती हैं, तरंगे बनती हैं ओशियन के अंदर, वो बनती है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है और वो भी समुद्र वाली जगह पर, तो वो एक रीजन बन जाता है हैवी जो ह्यूज और पावरफुल वेव्स का, और वही आगे बढ़ के सुनामी का रीजन बनती है। इसके अलावा और कौन सी डिजास्टर होती है? वोल्केनिक इरप्शन भी होता है एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। कई बारी ओशियन के बॉटम में, जो ओशियन का जो बिल्कुल सरफेस है, तलहटी है, वहां पर कई बारी जो है वोल्केनिक इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है कि भाई जमीन के अंदर से लावा भी निकलना शुरू हो जाता है। वोल्केनिक जो ज्वालामुखी फूट फूट जाते हैं। सुनामीज कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। सुनामी सिर्फ छोटे से एरिया तक ही सीमित नहीं रहती है, वो 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। एंड सब मर्ज कोस्टल एरियाज कोजिंग वाइड डैमेज, विद डैमेज आएगा यहाँ पर। तो जो सुनामीज है वो कोस्टल एरिया को भी इफेक्ट करती है और एक बहुत बड़ी तबाही, डैमेज मतलब तबाही का कारण भी बनती है। ये जो है बनती है हमारी, कौन बनती है तबाही का कारण? ये सुनामी बन जाती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि सुनामी कभी आई भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम समझते हैं कि कब आई थी। इंडिया को भी इफेक्ट किया था ऑन 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were uh, struck by a powerful tsunami। तो जो ऑन 26 दिसंबर 2004 में एक ऐसी ही सुनामी ने जो है इंडिया और जो है उसके इंडियन ओशियन के साथ जो 13 कंट्रीज है उनको जो है हिट किया था। किसने? सुनामी ने। बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। कहाँ अर्थक्वेक आया था? इंडोनेशिया। और वो जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया, उसी की वजह से वहां सुनामी क्रिएट हुई और वो सुनामी की जो
वेव्स थी वो इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इंडोनेशिया के साथ साथ अलोंग विद इंडोनेशिया 13 कंट्रीज को भी जो है क्या किया था, 13 कंट्रीज को भी डैमेज करके रख दिया था। उसी की वजह से जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी, और बड़ी बड़ी लहरें उठी तो जैसे ही कोस्टल एरिया आया, कोस्टल रीजन आगे आया समुद्र खत्म होने के बाद, तो वो जो वेव्स हैं वो उठी, और वो कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन है उसमें जितने भी लोग, पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स थे, उनको सबको डैमेज कर दिया। मोर देन 2 lakhs people lost their lives in India. The Andaman and Nicobar Island, the coastal of the Tamil Nadu and the Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. तो जो है, जो वेव्स आई थी वो सुनामी की, उन्होंने 2004 में इंडोनेशिया के साथ साथ भारत पर उसका कहाँ कहाँ असर पड़ा था, वो था अंडमान निकोबार आइलैंड में, और जो है तमिलनाडु के कोस्टल रीजन को और केरला के कोस्टल रीजन को बहुत ज्यादा ही अफेक्टेड कर दिया था, और डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था। सिर्फ जो है नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं, लिविंग थिंग्स में लाइफ, ह्यूमन लाइफ का सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ था। सुनामीज आर रेयर, अब ये लिखा गया कि सुनामी जो है रेंडमली नहीं आती है कि भाई कल आई परसों आई, नो, बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये रेयर होती है, कभी कभार आती है, बट जब आती है सुनामी तो वो वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। अब जो है ऐसा सिस्टम आ गया है कि नाउ डेज देयर इज ए सिस्टम कि वो जो है सुनामी के, बड़ी सुनामी में तब्दील होने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, कोस्टल एरिया में पहुंचने से पहले। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है उसमें सब देशों ने जो है कोलैबोरेट कर रखा है, आपस में सलाह मशवरा करके जो है आम सहमति से एक वार्निंग सिस्टम बनाया हुआ है। देयर इज अ पर्टिकुलर इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जो है क्या नाम लेते हैं, अपने इंडियन ओशियन के अंदर, जो हमारा इंडियन ओशियन सिस्टम है उसके अंदर जो सुनामी जो भी आती है उसकी वार्निंग के लिए एक इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया है, इंडिया ने जो है बना रखा है। टू विच कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट दिस हैव टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। और ये वार्निंग सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, सुनामी आने की हमें वार्निंग देता है, सो दैट कि हम जो है पहले से ही हम प्रोटेक्ट कर पाए किसको, लाइव्स और प्रॉपर्टीज को हम जो है बचा पाए। इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों ने 11 या 12 जितने भी इंडियन ओशियन के अंदर कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा म्यांमार है, इन सब कंट्रीज ने मिलके जो है एक वार्निंग सिस्टम बना रखा है, ताकि यदि कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है, तो हमें पता चल सके। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ द ओशियन, मैप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ देख पाएंगे। यहाँ बात करते हैं हम, ये जो वर्ल्ड का मैप जो दिया गया है नीचे, यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ कुछ कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, यूरेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। हाउ मैनी कैन यू काउंट, द आंसर इज नॉट सो सिंपल, आप जो है इनको सिंप्लीफाई तरीके से काउंट नहीं कर पाएंगे। एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज, क्योंकि हम इनको कई तरीकों से काउंट कर सकते हैं, वो तरीके यहाँ पर बताए गए। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस, हमारी चॉइस के बेस पर हम इनको कई तरीकों से काउंट कर सकते हैं। वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 एंड 7, हियर इज वाई, हम इनको 4 से 7 के बीच में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, टोटल जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं। लाइक यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। North America and South America are generally considered to be two continents. As we know कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका
जो दोनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, बट इफ सीन एज ए सिंगल लैंड मास, यदि हम इन दोनों को एक मान ले तो भी हमारा काम चल सकता है कि दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। ये दोनों अलग अलग हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, बट यदि हम इनको सिंगल लैंड मास के रूप में काउंट करें तो भी हमारा काम चल सकता है। ऐसे ही हम यदि यहाँ जाएं इस साइड में, यूरोप एंड एशिया को मिलाएं तो एक ही कॉन्टिनेंट बन सकता है, दैट विल बी यूरेशिया, जैसा यहाँ पर दिया गया। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट, although the map makes it clear that they are from a single land mass for historical and cultural reason। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो यूरोप और एशिया है वो दो कॉन्टिनेंट के रूप में हम कंसीडर करते हैं, बट यदि हम उन दोनों को मिला दें तो भी वो एक के रूप में ही काउंट किए जा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बन सकता है कि भाई एक ये रीजन हो गया और एक ये है हमारा यूरेशिया। Europe evolution has been very different from Asia, which is why they can be seen as two continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Asia। वही हमने बात की कि जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको एक ही कॉन्टिनेंट माना है, बोलते हैं, पुकारते हैं, दैट इज यूरेशिया। यूरेशिया कैसे बना? यूरोप प्लस एशिया को हम मिला दें तो बन जाता है यूरेशिया। हम यहाँ पर यूरोप से EUR चुरा लेंगे और एशिया को हम पूरे के पूरे को लिख देंगे तो बन जाएगा एशिया। तो इस तरीके से एक ही कॉन्टिनेंट बन जाता है। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज वन। कई बारी हम यदि अफ्रीका को भी इसके साथ मिला दे तो हम पाएंगे कि ये भी एक जो है कॉन्टिनेंट के तरीके से हम मान सकते हैं, जिस तरीके से हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट के रूप में मान लिया है। यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए डोंट मिस आउट में, काउंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम 4 भी मान सकते हैं। 4 कैसे? अफ्रीका यूरेशिया 1, अमेरिका 1, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक ये मान लिया। यदि हम 4 बनाना चाहते हैं तो सेकंड इज अंटार्कटिका, थर्ड इज अफ्रीका यूरेशिया एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से लार्ज लैंड मास के रूप में काउंट करना है तो ये 4 बन जाएंगे। फिफ्थ यदि मानना है तो हम अफ्रीका अलग कर देंगे, अमेरिका अलग, अंटार्कटिका अलग और ऑस्ट्रेलिया भी अलग बन जाएगा और यूरेशिया अलग। ये किस तरीके से किया हम लोगों ने? हमने क्या किया, यूरोप और जो है यूरेशिया को और जो है हमने अफ्रीका को अलग अलग कर दिया, तो ये हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स बन जाएंगे। 6 बना सकते हैं और 7 तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। In practice, the last list of 7 continents is the one most widely adopted and used। लेकिन जो है जो जियोलॉजिस्ट हैं और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट्स में जो है डिवाइड कर रखा है। डोंट मिस आउट, यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स। आप लोगों ने देखा ही होगा, एज वी नो कि अभी अभी रिसेंटली फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस में जो है अभी अभी रिसेंट में ही ओलंपिक जो है चल रहे थे, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो वहां पर ओलंपिक में जो 5 रिंग्स होते हैं, तो ये 5 रिंग्स किसको जो है डिनोट करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स है ना, जो रिंग्स है 5 रिंग्स, ये सिंबल है ओलंपिक गेम के। दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है किसको सिंबलाइज करते हैं? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स पीपल है उनको जो है सिंबलाइज करते हैं। द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट। ये जो 5 रिंग्स है, ये 5 रिंग्स जो है 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ये इतने जो 5 जो रिंग्स हैं वो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। Now let us look at the diagram on page number 36। अब पेज नंबर 36 पे चलते हैं। ये आ गया हमारा पेज नंबर 36। अभी हमें इसको काउंट करना है। कैसे? ये जो है सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनको
जो है स्क्वायर शेप में दिया गया है। तो चलिए हम काउंट करते हैं, फिर इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 ये, 4 ये, तो ये हो गए हमारे 16 प्लस 1, 17 स्क्वायर के जो है अंदर नॉर्थ अमेरिका को डाला गया है। फिर यहाँ पर यदि जाते हैं, ये मिला देंगे सारे तो ये बन जाएंगे 18। अब यहाँ की बात करें, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 4 12 एंड 13, तो अंटार्कटिका जो है 13 स्क्वायर के अंदर फिट किया गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास यदि जाते हैं तो 8, और ये है यूरोप 4 प्लस 3 10 एंड देन 2 1 2 3 4 5 6 7 7 7 की ये लाइनें हैं और ये 2 ही है, तो 30 जो बॉक्सेस के अंदर अफ्रीका पूरा सेट किया गया। यहाँ की यदि बात करते हैं तो इनको आप सभी काउंट कर लेंगे मिलाकर। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को बताना है, तो एज वी कैन सी एशिया में सबसे ज्यादा बॉक्स दिए गए हैं, तो हम ये सबसे लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट हो जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया Australia is the smallest continent. Which one is larger? Which one is larger, North America or South America? Okay, now we are going to count. North America में 17 स्क्वायर बॉक्स हैं और साउथ अमेरिका में 18 है, तो इस हिसाब से साउथ अमेरिका जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साउथ अमेरिका इज द लार्जर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, इसमें भी देख लेते हैं हम, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में 17 है और अफ्रीका में 30 बॉक्स हैं, तो हम एज वी कैन से अफ्रीका इज लार्जर देन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, एज यू कैन सी हियर इन अंटार्कटिका देयर आर 13 स्क्वायर बॉक्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज 8 boxes are there, तो हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग ए सिंगल कलर फॉर यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया। कंपेयर इट साइज विद साउथ अमेरिका। आपने इनको जो है कलर करना है। जस्ट मिनट, वी आर गोइंग टू रब द लाइन्स, नाउ इट इज ओके। तो यूरोप प्लस एशिया बनाना है, तो हम इतने से बॉक्सेस को लेकर यूरेशिया बना सकते हैं। हमें किससे कंपेयर करना है इसको, साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका से करना है 3 3 6 9 10, 10 इज देयर नाउ, 3 3 6 3 3 6, तो 12, तो टोटल इज 22, 22 इज मोर देन 18। सो ये हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि यूरेशिया इज लार्जर देन साउथ अमेरिका। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है तो सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है हमारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप विल बी द सेकंड, एंड थर्ड वन इज, अभी हमने देखा था 13 पे अंटार्कटिका है, तो हम लिख देंगे अंटार्कटिका, और इसके बाद जाएंगे तो हमें मिलेगा देखने को यहाँ पर 17 थे, 17, तो फोर्थ नंबर पे अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर जो है साउथ अमेरिका, सिक्स्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा अफ्रीका, एंड जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। तो ये सब हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आप जो आज की वीडियो में आपको सारा कंटेंट इजीली समझ आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। यदि आपको
कहीं पर भी जो है वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस को लोकेट करना है तो आप इजीली यू कैन लोकेट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। और इसके अलावा जो भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो यू कैन कमेंट टू आवर चैनल। और मिलेंगे हम इसके फोर्थ पार्ट में, तो तब तक के लिए बने रहिए, खूब सारा पढ़िए, मेहनत कीजिए। हमारे हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक है, एक एक दिन हमें खूब पढ़ना है। Okay, now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.